हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं DED-BTC के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं CTET की और उसी के साथ जो अदर स्टेट TET की है उसकी, जो कि क्रूशियल है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज इट इज़ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या फिर उसके भाग्य पर उसे जो है वो छोड़ देंगे? देखिए, उसके अभिभावक से तो हम शिकायत करने जाएंगे नहीं, उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना रहता है, लेकिन कौन से लेवल पे ले जाना रहता है ये डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या चिंता है, क्या उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पूछा है कि भाई सदैव चिंतित रहता है, कुंठित रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है यहाँ पे? देखिए, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे पूछा है कि 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है और वो सदैव जो है वो चिंतित रहता है, कुंठित रहता है, तो एक शिक्षक होने के नाते हम जो है वो परामर्शदाता, एडवाइज़र का रूप जो है वो ग्रहण करके उसको जो है वो हम उसको एडवाइस करेंगे, ठीक है, और परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करते हुए उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यही आपका एकदम अप्रोप्रिएट होगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रितता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, व्यक्तित्ववाद। देखिए, बात करते हैं बालक के चिंतन की, तो ये जो है वो व्यक्तित्ववाद द्वारा जो है वो प्रदर्शित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है यही बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो क्या नहीं है? अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाषा विकास का सिद्धांत क्या नहीं है, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये हमने बहुत ही सुना ही नहीं लगा। मोस्ट प्रोबेबली वी हैव नॉट हर्ड दिस वन। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास के सिद्धांत से कहीं पे भी कोप अप नहीं करता है। इसी तरह अगर हम बात करें अनुकरण सिद्धांत की, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो है वो अपने परिवार और साथियों की भाषा का जो है वो अनुकरण करता है, इमिटेट करके उनको सीखता है। और अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, अनुबंधन के सिद्धांत में इसके अनुसार जो है वो बालक पहले वस्तुओं के साथ क्या है वो साहचर्य स्थापित करता है, ठीक है, कोप अप करता है, फिर उसके साथ जो है वो लर्निंग करने स्टार्ट करता है। और यहाँ पे परिपक्वता का सिद्धांत जो दिया गया है, परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? मैच्योरेशन। और ये मैच्योरिटी कब आती है? जब उच्चारण जो होता है, जो ध्वनियों पे नियंत्रण, ये सब जो आ जाती है, तो उसको बोलते हैं ना भाई मैच्योर हो गया है, इसको बोलने का तरीका आ गया है, एंड हर एक चीज़। तो यहाँ पे जो है वो भाषा का विकास का सिद्धांत पूछा था, क्या नहीं है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास के सिद्धांत में कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं होता है। बाकी के 3 यानी कि अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत इससे भाषा विकास के सिद्धांत से इंक्लूडेड है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये विचार जो है वो किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे विकास जो है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, हम सबको ये पता है, क्योंकि ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो डी ऑप्शन, क्योंकि ये विकास जो है वो सतत जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक जो है वो चलते रहती है, एक बार बर्थ से लेके टिल द एंड ऑफ द डेथ, जब तक आपका मतलब बोलते हैं ना जीवन काल है तब तक ये निरंतर चलते रहता है। इसीलिए हम इसे कंटिन्यूटी का सिद्धांत या फिर कह सकते हैं निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक दैनिक आधार पर उनके घर में माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, या फिर उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वो पढ़ाया न जाए, या फिर उन्हें पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या फिर वे सीखने के लिए तैयार न हो। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षार्थी जो है वो तब तक नहीं सीखते हैं जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, वे सीखते कब तक नहीं है? जब तक कि वो रेडी ना हो, रेडीनेस इज देयर। अगर रेडीनेस है तो वो सीख पाएंगे, अदरवाइज जो है वो नहीं सीख पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए अगर तैयार होता है, तो वो उस कार्य को जो वो पूर्ण तरीके से आनंद रूप जो है वो मतलब आनंदमयी जो है वो
फील करता है, उसको अनुभव करता है और फिर जो है वो बहुत जल्दी तरीके से वो सीख जाता है। और अगर वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो उससे क्या, हम क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको बाध्य कर रहे हैं कि भाई सीख ले भाई, तो वो क्या हो जाएगा, उब जाएगा, खींच जाएगा, है ना। तो उस पर जो है वो अधिगम भी क्या होगा, एक लर्निंग भी कैसी नेगेटिव टाइप की हो जाएगी, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो सिखाओ उस टाइम पे जब बच्चा रेडी हो, देयर शुड बी रेडीनेस टू लर्न। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पे? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। देखिए यहाँ पे हम बात करें निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे ही जो वो आधारित होती है। और खेल विधि के अगर यहीं पे हम प्रवर्तक की अगर हम बात कर लें तो ये कौन थे, हम सबको पता है कि फ्रॉबेल जो थे यही थे खेल के प्रवर्तक, खेल विधि के प्रवर्तक। तो विकास वृद्धि के जो है वो ये जो खेल विधि है ये किस पे काम करती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इन्हीं सारे ऑप्शंस को आगे पीछे करके लिखा गया है, तो आपको इसमें से जो सही क्रम है वो चुनना है यहाँ पे और बताना है कौन सा प्रॉपर है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। देखिए बात करते हैं यहाँ पे अगर मानव विकास का क्षेत्रों में, देखिए डिफरेंट टाइप से विभाजन किया गया है और यहाँ पे जो सही तरीके से विभाजन है यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मनोवैज्ञानिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक एक ही ऑप्शन ही है, तो डी से स्टार्ट होने वाले ये सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए एक एक को हम एक बार देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक में होता क्या है, ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है और मूल रूप से ये शिशुओं और बच्चों के बारे में जो है वो संबंध रखता है, जिससे कि क्षेत्र में मतलब इसी क्षेत्र में जो है वो किशोरावस्था से लेकर वयस्क विकास और उम्र बढ़ने और पूरे जीवन काल को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य होता है कि भाई जो भी उसकी शक्तियाँ हैं, उसकी संवेदनशीलता है, अवलोकन की जो उसकी प्रत्यतीकरण है, मतलब स्मृति है, ध्यान है, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क जो भी है उसमें जो है वो वृद्धि शुरू हो जाती है। और शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। और इसी संज्ञानात्मक विकास में अगर आप याद करो तो पियाजे जी जो है वो उन्होंने 4 टाइप्स की अवस्थाएं बताई है, जैसे कि संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। और यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो जो वो है आपका संवेगात्मक विकास, तो यहाँ पे संवेगों की बात होती है। संवेग व्यक्ति के आवेश को जो वो प्रदर्शित करते हैं, जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य हो गया, करुणा हो गया, आश्चर्य, ये सब क्या है, संवेग है। और शैशवावस्था में संवेग के रूप से जो बालक है वो अपना कुछ भी जो बोलना है वो उसी हिसाब से बोलता है, उसके पास संवेग होता है। उसे भूख लगी तो भी रोएगा, उसे हंसना तो भी हंसी आएगी, और उसे अगर रोना है तो भी वो रोएगा, अगर भूख लगी तो भी रोएगा, मतलब बहुत टाइप से उसे संवेग से ही वो प्रदर्शित कर पाता है, वो एग्जैक्टली बोल नहीं पाते हैं इसीलिए। तो जो बाल्यावस्था में स्थिरता होती है इसकी ओर ये जो है वो अग्रसर होने लगता है, और किशोरावस्था में जो है वो संवेग जो है वो प्रायः अधिक उग्र हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर अंतिम बात करें शारीरिक विकास की, तो देखिए मानव विकास का एकदम बोलते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पक्ष जो है उसका शारीरिक विकास होता है। व्यक्ति के शारीरिक विकास की जो जन्म पूर्व अवस्था होती है, उसके बाद शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इसे हम बांट के समझ सकते हैं। और शैशवावस्था बाल्यावस्था में जो है वो गति जो होती है तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो है वो स्थायित्व होने लगता है, यानी कि उसमें मैच्योरिटी आने लगती है रादर देन फिजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी, इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से बता भी दिया है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी जो है वो शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दिए, तो इसमें से कौन सा सही है या फिर सब सही है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाल विकास के जो भी आयाम है वो कौन कौन से, शारीरिक विकास है, नैतिक विकास है, भाषिक विकास है, सामाजिक संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अभी जो हमने चारों पढ़े थे सब टाइटल्स, वो सारे भी आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो इन आयामों की जानकारी एक शिक्षक को आवश्यक रूप से होनी चाहिए। और ये क्यों, देखिए बालक की समस्याओं को निदान करने के लिए भी हो जाएगा ये इम्पॉर्टेंट, और बालक के लिए उपयुक्त रूप से शिक्षण विधि अपनाने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण, एनवायरनमेंट, टीचिंग इन लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बालक को जो है वो अर्थ निकालना हो गया, अमूर्त सोच की क्षमता को विकसित करना है, विवेचन का कार्य देना हो गया, अधिगम की प्रक्रिया के, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट एक अंग है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। तो यानी कि आपका जो यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन होगा, ये तीनों भी चीज़ें आ जाती हैं। तो भाई ये तीनों भी यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। तो ये सभी जो है डी ऑप्शन में आते हैं, ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्ची की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उससे जो वो बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चे की आनुवंशिकता का, तो कि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, इसके द्वारा जो भी निर्धारित की गई सीमाएं होती हैं, इसके भीतर एक शिक्षक को बालक के विकास के लिए एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके उसके अंदर जो है वो सुधार करना चाहिए। तो वातावरण में सब कुछ शामिल तो होता ही है, जैसे कि व्यक्ति का व्यवहार है वो प्रभावित हो सके। और यही अगर हम बात करें कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो कि डगसल हो गए और हॉलैंड के जो मनोवैज्ञानिक है, वो सब उनके अनुसार जो है, ये जो डगसल थे वो हॉलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इनके अनुसार मतलब कहा जाता है कि भाई वातावरण शब्द का जो प्रयोग है वो उन सभी बाह्य शक्तियों और प्रभावों को दर्शाने के लिए होता है जो कि जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि और विकास, इन सब की जो परिपक्वता पे जो है प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, यानी कि बच्चे की जो आनुवंशिकता है उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को जो है वो क्या करना चाहिए, बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये विचार जो है वो किसके द्वारा रखा गया है, जीन पियाजे, विगोत्स्की, कोहलबर्ग या फिर पावलोव। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बात करता है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। तो ये जो है वो विगोत्स्की की यहाँ पे बात करती हैं। देखिए अब एग्जैक्टली इसका यहाँ पे देखिए, इसको हम रट तो नहीं सकते हैं, बट फिर भी एक दो डेफिनेशंस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। ग्लांस करके आप जाएंगे तो आपको वो याद रहने वाली नहीं है भले, लेकिन वो टोनिंग जब आप रीड करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये जो परिभाषा ये इन्होंने दी थी, ये डेफिनेशन। तो भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक जो है वो नए भाव हो गया, दृष्टिकोण, सूचना, व्यवहार, कौशल, ये सब जो है वो सीखने का प्रयास करता है। वह सभी प्रक्रियाएं तभी भी संभव होती हैं जब शिक्षक और बालक को उस भाषा का ज्ञान हो। अगर भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को समझाने के बाद जो है वो बालक अपनी अनुक्रिया के विचार को जो है वो व्यक्त कर पाता है। अगर उसे पता ही नहीं है कि लैंग्वेज क्या है तो वो कैसे उसे बताएगा, है ना, कैसे उसे व्यक्त करेगा। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यही विचार जो है वो विगोत्स्की के द्वारा रखा गया था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इन्हीं के द्वारा ये भाई बताया जाता है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय किया था? डेविस वेशलर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्णय किया था यानी कि वो थे आपके एल्फ्रेड बीने जी, और इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का जो है निर्णय किया था 1905 में। इन्होंने बीने और साइमन ने दोनों जन ने मिलकर प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। देखिए बीने और साइमन दोनों अलग अलग हैं, एक साथ बीने साइमन मत समझिएगा। तो ये जो थे 1905 में बीने और साइमन के बुद्धि परीक्षण के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एल्फ्रेड बीने ने इसे जो है वो स्टार्ट करने का निर्णय किया था कब? 1905 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन या फिर पाठ संशोधन।
देखिए अगर आप बात करते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाषण, शोधन, इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण है, इस पे बल देता है। ये किस पे बल देता है? पोषण पे बल देता है। और अगर हम देखें तो भाई बंडूरा के सिद्धांत के हिसाब से जो है ना, सामाजिक व्यवहार जो है वो जानने का सर्वसमान सिद्धांत क्या है? उन्हें जो वो प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत होना चाहिए, या फिर मॉडलिक प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ना, इसी से तो वो रिलेट करते थे। बंडूरा की थियोरी आप सबको पता है कि सामाजिक लर्निंग से वो प्रभावित थे। और बंडूरा का मानना क्या था? व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है, तो समाज में रहकर ही अधिगम को वो प्राप्त करते चले जाता है। और बंडूरा का मानना है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, और जो है उसके सकारात्मक व्यवहार को ही समाज ने सबसे पहले जो है वो अनुमोदित जो है वो प्रदान कर सकते हैं। मतलब बंडूरा जो कहते हैं कि भाई अपना जो प्रयोग है वो गुड़िया और जोकर पे उन्होंने किया भी था, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला था कि भाई जो प्रभावशाली आदर्श का प्रभाव था वो निश्चित रूप से जो है वो बालक पे पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये कहना चाहता है एग्जैक्टली कि भाई सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो था, जो कि बंडूरा ने दिया था, वो किस घटक पे बल देता है? तो ये प्रकृति पे बल नहीं देता है, अनुकूलन पे भी नहीं, पाठ संशोधन पे भी नहीं, बल्कि पोषण पे बल देता है। यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, या फिर परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है और उसमें निरंतर परीक्षण होता है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, विद्यालय आधारित जो भी आकलन है वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन हमको जो है वो प्रदान करता है। कैसे? देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी विद्यालय आधारित आकलन है उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, बच्चा जो है वो लिखता है, उससे हमें उसकी रचनात्मकता पता चलती है, उसकी क्रिएटिवनेस पता चलती है ना, उसको कितना आता है वो पता चलता है, उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है, वो चीज़ें जब क्रिएट करेगा, लिखेगा, बनाएगा, बोलेगा, तभी तो पता चलेगा, है ना। तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि से ही जो है वो उपलब्ध कराते हुए सीखने में जो है वो संवर्धन करता है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, या फिर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या फिर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पे बल। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस किसी को भी लगे कि भाई वीडियो भाई यूज़फुल है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कि भाई कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा हमें क्या कहती है? प्रगतिशील शिक्षा में जो है वो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में जो है वो लचीलापन होना चाहिए, यानी कि जो टाइम टेबल है और बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं ना, करके सीखने पे बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें है ना करके सीखने पे बल, ये ऐसा ही होगा जैसे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट, याद है ऐड, ये सेम ऐसा ही है। तो यानी पहले करो फिर उसके बाद सीखो, ठीक, उस पर बल दिया जाता है। तो यानी किया ही नहीं है उसको बोलेंगे भाई सीख लो, लर्न कर लो, तो ऐसा नहीं है। विषय सामग्री का चयन करने के लिए इस बात पे विचार करना कि भाई भविष्य में जो समाज है वो किन कौशलों की आवश्यकता उसमें हो सकती है, किस चीज़ों की डेवलपमेंट हो सकती है। शिक्षा में जो है वो एकीकरण लेके आना, उद्यमिता का जो वो एकीकरण लेके आना, यानी कैसे हम उसे एकीकृत कर सकते हैं एडुकेशन के थ्रू। और कह सकते हैं कि सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण जो परियोजनाएं हैं, एक्टिविटीज़ है, वो सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए जो है वो शिक्षा को बनाना। तो यहाँ पे जो है पूछा था कि भाई प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, तो इसमें जो है वो टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइस आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।